नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। दाम्पत्य जीवन का आधार दो आत्माओं का परस्पर आकर्षण और सहचर्य है। यह बात जानते कहते तो सब हैं, पर अंतःकरण तक यह तथ्य बैठता कम ही लोगों में है। सुख और शांति की कामना तो प्रत्येक को होती है, परंतु इस कामना को साकार रूप कैसे दिया जाए, इसका विचार तथा स्मरण करने और तदनुसार आचरण करने के स्थान पर जब ध्यान इस ओर अटकने लगता है कि जीवन साथी से हमें अभिसिप्त सुख शांति प्राप्त नहीं हो रही है, इसका संपूर्ण दोष इसी पर है, मुझ पर किंचित मात्र नहीं, तब रोष, क्षोभ, जलन, खींच का एक ऐसा क्रम शुरू हो जाता है जो समाप्त होता ही नहीं दिखता। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि अशांति के बीज तो आपस की नासमझी में एक दूसरे के प्रति सद्भाव भरी आत्मीयता की कमी में छिपे होते हैं और उन्हें ढूंढा थोपा दूसरे पर जाता है। इसलिए यह सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन कोई पका पकाया वृक्ष नहीं है जिसे हिलाते ही मधुर स्वादिष्ट फल झरने लगेंगे, अपितु यह एक ऐसा उद्यान है जिसका निर्माण, रख रखाव, साज संभाल स्वयं ही करते रहना होता है। तभी जीवन सुरभित हो पाता है। इस कल्प वृक्ष को पहले स्वयं ही खाद पानी देकर, बाड़ लगाकर, संरक्षण करते हुए बढ़ने देना होता है, तभी उसे आनंद उल्लास की मनचाही उपलब्धि हो पाती है। जब तक दाम्पत्य जीवन को एक साधना मानकर न चला जाएगा, उससे कोई भी सिद्धि संभव होने की नहीं। जिस प्रकार किसी भी अन्य साधना में या निर्माण में छोटी छोटी बातों भी ध्यान में रखनी होती हैं, वैसे ही दाम्पत्य जीवन में भी। भवन का मानचित्र कितना ही उत्कृष्ट बना लिया जाए और उसके निर्माण के लिए धन भी चाहे पर्याप्त जुटा लिया जाए, किंतु यदि सुयोग्य इंजीनियर या शिल्पवेत्ता को अथवा किसी अन्य अनुभवी की देखरेख में उसे नहीं बनवाया गया, यहाँ तक कि रेत या गारे के अनुपात में गड़बड़ी हो गई, तो दीवारें कुछ ही दिनों में दरकती दिखेंगी। सीमेंट का प्लास्टर ठीक भी रहा, पर उसके बाद अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई और बच्चों को उसमें तत्काल उछल कूद मचाने दिया गया, यदि उस पर तेज़ धूप पड़ने दी गई और उसे अपेक्षित आर्द्रता नहीं पहुंचने दी गई, तो उसका उखड़ना निश्चित है। अच्छे बीज और समुचित खाद पानी के बावजूद यदि पौधे की बाड़ लगाकर रखवाली नहीं की गई, तो गाय, बैल या भैंस बकरी जैसे किसी अपने ही पालतू पशु का मुंह उस पर 8-10 दिन में एक बार ही पड़ते रहना पर्याप्त है। वह कभी वृक्ष न बन पाएगा। दाम्पत्य जीवन के प्रारंभ में ऐसी ही सतर्कता और आवश्यकता होती है, क्योंकि यही वह अवधि होती है जब पति पत्नी दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रबल संवेदना की सघनता एक विलक्षण सुख और उमंग भरी सिहरन का कारण बनती है। वही अतिशय कोमलता भरी भाव प्रतिक्रिया का भी यह प्रतिक्रिया छोटी छोटी बातों में ही प्रतिकूल रुख भी ले सकती है, और इतने भर की ही तो देर है। धीरे धीरे से यही प्रतिकूलता का प्रारंभ आपसी खाई, कटुता, विषाक्तता और विलगाव में जाकर समाप्त होता है। इसलिए नव दंपतियों को विशेषकर उन छोटी बातों के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए जो प्रचलनवश सामान्य मानी जाती हैं, पर प्रभाव की दृष्टि से असामान्य होती हैं। इनमें से मुख्य है वधू द्वारा बात बात पर मायके की मुखर प्रशंसा और प्रकारांतर से ससुराल पर कटाक्ष, वर द्वारा वधू के मायके की छोटी छोटी बातों की मीन मेख निकालकर विनोद के बहाने उपहास, पड़ोसियों की चुगली पर कान धरना और भड़क उठना, तथा वधू के प्रति प्रत्येक काम की नुक्ताचीनी में पति की भी सहमति या मौन रह जाना आदि, इन छोटी छोटी बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। विवाह के बाद वधू की मुंह दिखाई का रस्म चलती है। अक्सर महिलाओं में वधू के मुंह देखने का चाव जितना रहता है, उससे अधिक जिज्ञासा वधू के साथ आए सामान को देखने की होती है। कुछ महिलाएं जानबूझकर और कुछ स्वभाववश दुल्हन के सामने ही उस सामान पर टीका टिप्पणी कर देती हैं, जिन्हें सर्वत्र छिद्र और प्रवंचना ही देखने का रोग लग चुका है। ऐसी महिलाएं दुल्हन के सोने के कर्णफूलों या हार को भी इमिटेशन या पीतल कहने में भी नहीं हिचकती, सो भी कानाफूसी करते हुए इस लहजे में कि बहू सुन भी ले और वे सुनाना भी नहीं चाह रही, यह आभास भी दे दिया जाए। कई तो स्वरों और भाव भंगिमाओं के उतार चढ़ाव तथा अपनी नाटकीय क्षमता के साथ ऐसा अभिनय करेंगी मानो दूल्हा बेचारा बुरी तरह से ठग लिया गया हो। प्रत्येक समझदार दुल्हन ऐसी कुटिलताओं को समझती है, वह इनसे विचलित नहीं होती। उसे तब अवश्य
मार्मिक व्यथा होती है जब पतिदेव भी ऐसी बातों के प्रभाव के आते और ऐंठते खींचते दिखते हैं। प्रत्येक गंभीर चित्त युवक को ऐसी बकवासों के प्रति सदैव कठोरतापूर्वक अवहेलना का भाव रखना चाहिए। साथ ही एकांत में पति को पत्नी को प्रेम पूर्वक यह स्पष्ट कह देना चाहिए कि ऐसी टिप्पणियों के प्रति उसका रुख क्या है। नए वातावरण में नववधू की अनुभूतियाँ अनोखी ही होती हैं, वह अति संवेदनशील रहती है। ऐसे समय उसके प्रति किया गया व्यवहार उस पर गहरी छाप छोड़ता है, यह सदा स्मरण रखना चाहिए। भले ही वधू उस समय चुप रहती आती है, परंतु उसका मन अत्यधिक क्रियाशील और आंदोलित रहता है। पति महोदय को उस समय उसकी कमियों की भी तीखी आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रारंभ में ही अनावश्यक संकोच न कर पूछ लेना अच्छा रहता है। आखिर सास ननद या जेठानी तो अब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं। पति एवं ससुराल पक्ष वालों की भी यह जिम्मेदारी है कि रसोई में यदि बहू से कोई भूल हो ही जाए तो उसका सामूहिक उपहास न करके उसे अकेले में अपने घर के भोजन के बारे में समझा बता दिया जाए। नववधू को जो सतर्कता आवश्यक है वह यह है कि पतिगृह की पड़ोसन महिलाएं भी ऐसी हो सकती हैं जो अकेले में उसके पति का ऐसा कुछ चित्रण करें मानो नववधू को बहुत ही सजग रहकर पति महोदय को दूसरी महिलाओं के संपर्क में आने से बचाना है, अन्यथा उनका कुछ ठिकाना नहीं। ऐसी बातों के प्रति पूर्वतः उपेक्षा भाव आवश्यक है, अन्यथा यही छोटी छोटी बातें मन में जड़ें जमाकर अविश्वास, संदेह, असुरक्षा की भावनाएं बढ़ाती तथा आगे चलकर हिस्टीरिया जैसे रोगों तक का आधार बनती या फिर किसी पूजा पाठ मंत्र तंत्र के सहारे पति को वश में रखने की प्रेरणा देकर अविश्वासों के अग्निकुंड में धकेलती हैं। अतः पति पत्नी दोनों को ऐसी छोटी छोटी बातों के प्रति भी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए और न ही उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन का सहचरत्व सतत जागरूकता से ही सफल होता है। दो संवेदनशील चेतन प्राणी एक दूसरे की भावनाओं संवेदनाओं के प्रति जब पूरी तरह जागरूक रहेंगे तो स्वाभाविक ही उनका ध्यान इन आघातों के प्रति भी अवश्य ही हो जाएगा, जो बात बात में दर्प, कर्कशता, अवमानना या रुक्षता की अभिव्यक्तियों के कारण दूसरे पक्ष को पहुंचाए जाते रहते हैं। जिस प्रकार इनका सम्मिलित प्रभाव एक दिन विस्फोटक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार इन छोटी छोटी बातों के प्रति जागरूक रहकर एक दूसरे के प्रति कोमलता भरी घनिष्ठता, आत्मीयता भी धीरे धीरे प्रगाढ़ होकर आनंद के अक्षय स्रोत का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए छोटी प्रतीत होने वाली बातें भी उपेक्षणीय नहीं मानी जानी चाहिए। मुक्ति अपनी आत्मा पर अंकुश लगाने का नाम है। धन्यवाद।